Hello and welcome to Triple S classes. I welcome you all in this today's MCQ session, which is based upon India's freedom struggle. Without further wasting any more time, let's come to today's MCQ session. Let us start it. Let us start with the first question. Question number one here is the idea of villages as self sufficient units was proclaimed by. Option A here is C. Rajagopalachari, B. Dr. B.R. Ambedkar, option C. Mahatma Gandhi and option D. विनोबा भावे. आई होप कि आपने पहले करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर वन इज ऑप्शन सी, महात्मा गांधी. देखिए, गांधी जी जो थे उनको लगा कि अगर इंडियन नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें विलेजेस को एम्पावर करना पड़ेगा. एक तो विलेजेस को हमें इकोनॉमिकली एम्पावर करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा. और उसके लिए उन्होंने आइडियाज़ दी कि हमें स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है इन डिफरेंट विलेजेस. स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज आप सेटअप करो डिफरेंट विलेजेस में. उससे क्या होगा कि इकोनॉमिकली ये विलेजेस एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनेंगे. और उससे क्या होगा कि जो नेशनलिज्म है, क्योंकि उस टाइम पे जो भारत देश था वो गरीबी, एक तो ब्रिटिशर्स से लड़ रहा था और दूसरा इंडिया को ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया था और यहाँ के लोग गरीबी से लड़ रहे थे, गरीबी की वजह से मर रहे थे. तो गांधी जी को लगा कि पहले अगर हमें नेशनलिज्म को बढ़ाना ही है, बढ़ावा देना ही है, तो नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही उनको रास्ता दिखाई दिया. एंड दिस वे वाज कि आपको जो विलेजेस हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ज़्यादातर रूरल ही था, रूरल विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में लोग रहते थे. उनको लगा कि विलेजेस को अगर हमने इंडिपेंडेंट बनाया, उनको अगर हमने सेल्फ सफिशिएंट बनाया इकोनॉमिकली, हम नेशनलिज्म को बढ़ाने का जो हमें एक लक्ष्य है नेशनलिज्म को बढ़ाने का, वो हमें प्राप्त हो सकता है, वो हमें हासिल हो सकता है. ओनली वे फॉरवर्ड वाज टू मेक विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर वन इज ऑप्शन सी, महात्मा गांधी. राइट. Coming on to your question number two. Question number two here is which of the following statements is are correct? Option one, the Nehru Liaquat Pact of 1950 is also referred to as Delhi Pact. Option second here is its main objective was to protect the rights of minorities following massive communal rights writing during the partition. Choose the correct one. Option A, one only, option B, two only, option C, both one and two, and option D, neither one nor two. आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा, गेस कर लिया होगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर टू इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू. देखिए क्या हुआ, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ अबाउट दिस दिल्ली पैक्ट ऑफ 1950. देखिए, ड्यूरिंग पार्टीशन, जैसे ही पार्टीशन हुआ, जैसे ही पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन गया, एक सेपरेट कंट्री पाकिस्तान जैसे ही बन गया, इंडिया से अलग हो गया, फॉलोइंग द पार्टीशन कम्युनल राइटिंग शुरू हो गई. क्योंकि उस टाइम पे क्या था, अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले बात करें तो लाहौर हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो मुल्तान हो, या कोई और बड़ी सिटी हो पाकिस्तान की, वहाँ पे खाली मुस्लिम्स ही नहीं रहते थे, खाली वहाँ पे मुस्लिम्स सेटल नहीं थे, बल्कि वहाँ पे हिंदूज भी सेटल थे. लेकिन ये माइनॉरिटीज़ में रहते थे, कम
कम ही तादाद में वहाँ पे हिंदूज रहते थे। और सेम पैटर्न पे अगर हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे भी मुस्लिम जो थे वो माइनॉरिटीज़ में रहते थे, लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ हिंदू मुस्लिम लड़ाई शुरू हो गई। हिंदू मुस्लिम लड़ाई शुरू हो गई दोनों कंट्रीज़ में, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। और जो माइनॉरिटीज़ इंडिया में रहती थी, जो मुस्लिम यहाँ पे रहते थे, वो शिफ्ट हो गए, उन्होंने पाकिस्तान चले गए, अपनी प्रॉपर्टीज़ छोड़ गए यहाँ पे, और वो पाकिस्तान चले गए। और जो पाकिस्तान में हिंदूज़ रहते थे, जो हिंदूज़ पाकिस्तान में रहते थे, वो भी पाकिस्तान छोड़ के इंडिया चले आ गए। और फाइनली क्या हुआ, 1950 में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और इससे क्या हुआ कि जो माइनॉरिटीज़ थी दोनों कंट्रीज़ में, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, उनको राइट्स मिले, उनको बाज़ाबिता हुकूक मिले। माइनॉरिटी राइट्स वायर गिवन टू देम, कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ उनको अपनी वापस मिल गई, इंक्लूडिंग देयर वाइव्स, उनकी बीवियाँ उनको वापस की गई, उनकी जो लूटेड प्रॉपर्टीज़ उनसे छीनी गई थी वो उनको वापस की गई। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ये दिल्ली पैक्ट हुआ, नेहरू लियाकत पैक्ट जो हुआ, इससे क्या हुआ कि जो जो माइनॉरिटीज़ थी, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, उनको अपने प्रॉपर हुकूक मिले, अपने राइट्स मिले। किनको? माइनॉरिटीज़ को, राइट। सो ऑप्शन 1 हियर इज all Nehru Liaquat Pact is referred to as Delhi Pact. This is right here. And option 2 is again right, because its main objective was to protect the rights of minorities following massive communal rioting during the partition. So option C, both 1 and 2. So option C is the correct answer to your question number 2. Coming on to question number 3. Coming on to your question number 3. Question number 3 is here. Provincial autonomy was introduced by the act of option A 1935, option B 1919, option C act of 1909 and option D 1947. I hope कि आपने correct option tick कर लिया होगा. The answer to this question is option A, by the act of Government of India, Act of 1919. Sorry, I want to make it clear here. Provincial autonomy, again I am repeating here, provincial autonomy was introduced by the act of 1935. Option A. I forgot to remember here that diarchy was introduced by the act of 1919. देखिए क्या हुआ, आई वॉन्ट टू गिव ए ब्रीफ ओवरव्यू हियर। देखिए, अगर हम एक्ट ऑफ 1919 की बात करें, इससे डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ इससे। ये जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द एक्ट ऑफ 1919 एंड एबॉलिश हुआ था ये बाय द एक्ट ऑफ 1935. And I want to give a brief overview about the provisions of the Act of 1935. पहला प्रोविजन था, there would be a federal structure होगा in India. फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि एक सेंटर होगा एंड उसके साथ कुछ जुड़ी हुई स्टेट्स होंगी, कुछ प्रोविंसेस होंगी, जिनको सेंटर यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसके साथ जुड़ी होंगी कुछ स्टेट्स, कुछ प्रोविंसेस। नंबर 2 प्रोविज़न था ये कि दोनों, चाहे प्रिंसली स्टेट्स हो या कोई ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हो, ये इस फेडरेशन का पार्ट हिस्सा बन सकती है। बोथ प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंसेस वुड बिकम पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन। तीसरा जो प्रोविज़न था वो था, ये कंपलसरी था किन के लिए, जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी, यानी कि जिन पे ब्रिटिश मिलिट्री का कब्जा था, यानी कि जो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट आती थी इंडियन प्रोविंसेस, ये इनको बनना ही बनना है, इनके लिए कंपलसरी था कि इनको इस फेडरेशन का हिस्सा बनना है
और ऑप्शनल रखा गया प्रिंसली स्टेट्स के लिए, ये ऑप्शन रखा गया कि यू मे ज्वाइन और यू मे नॉट ज्वाइन, इनके लिए ये ऑप्शन रखा गया, किनके लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए। उसके बाद मैंने जो आपको कहा है कि 1919 एक्ट ऑफ 1919 से इससे क्या हुआ था कि जो खाली प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड 1935 एक्ट ऑफ 1935 में ये था कि डायरकी को आप अबॉलिश कर रहे हो, प्रोविंसेस से इसको ख़त्म कर रहे हो। डायरकी का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। डायरकी का मतलब था कि देयर विल बी ए separate list of subjects which would come under some category of ministers। कुछ मिनिस्टर्स को कुछ अलग अलग पोर्टफोलियोज दिए जाएंगे, कुछ को हेल्थ के रिलेटेड कोई हेल्थ मिनिस्टर बनाया जाएगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये डायरकी का कॉन्सेप्ट था। प्रोविंसेस से डायरकी को ख़त्म किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1935 में, एंड सेंटर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि आप सेंटर में ही एक सेंट्रल मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा जो कि एज हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कोई होम मिनिस्टर बनेगा, यूनियन होम मिनिस्टर बनेगा। यानी कि डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे सेंटर में। पहले क्या था, जैसे डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ एक्ट ऑफ 1919 में, उससे वहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स थे, इम्पोर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज थी, लाइक एजुकेशन था, लाइक हेल्थ था, वो किन को दिया, वो इन्होंने अपने जो ब्रिटिश मिनिस्टर्स थे, इनके वो उनके अंडर चला गया। और जो कुछ बाकी बचे कुछ डिपार्टमेंट्स है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो किन को मिला, इंडियन मिनिस्टर्स को। और एबॉलिश ये डायरकी हुआ प्रिंसली प्रोविंसेस में 1935 के एक्ट से, एंड इसको इंट्रोड्यूस किया सेंटर में। सिक्स्थ प्रोविजन वाज लिस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन 3 कैटेगरीज। एक फेडरल लिस्ट बनाया जाएगा, एक कंकरेंट लिस्ट एंड एक प्रोविंशियल लिस्ट बनाया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट एट दिल्ली, एक फेडरल कोर्ट, एक सेंट्रल कोर्ट बनाया जाएगा जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, वो दिल्ली में बनाया जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू 6, यानी कि ऑन कम्युनल ग्राउंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए जाएंगे फॉर 6, फॉर क्रिश्चियंस एंड फॉर बुद्धिस्ट्स। एंड इम्पॉर्टेंट क्या था कि एससीज के लिए भी, वुमेन के लिए भी, एंड लेबरर्स के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट दिया 1935 के एक्ट से। एंड क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस, 2 न्यू प्रोविंसेस बनाई गई इससे, एक थी सिंध की प्रोविंस एंड एक थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। आई एम गिविंग यू ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। दिस वाज द प्रोविजंस ऑफ Act of 1935, and this provincial autonomy was introduced by the Act of 1935. So option A is the answer to your question number 3. Question number 4 आपसे पूछा गया है, the idea of a constituent assembly of India was first put forward by, constituent assembly of India was first put forward by, option A is here Mahatma Gandhi, option B Jawaharlal Nehru, option C Sardar Vallabhbhai Patel, and option D M.N. Roy. I hope कि आपने करेक्ट आंसर टिक कर लिया होगा, करेक्ट ऑप्शन टिक कर लिया होगा। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, M.N. रॉय। देखिए, ये जो M.N. रॉय थे, ये इंडियन जो कम्युनिस्ट मूवमेंट थी उसके एक लीडर थे। कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसके लीडर थे M.N. रॉय। उन्होंने ही पहली बार 1934 में ये प्रपोज किया था, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि फ्रेम करेगा बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका काम होगा फिर उनका ये मानना था कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करेंगे एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा फॉर इंडियंस एंड बाय इंडियंस, एंड इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आप खाली इंडियंस को रखेंगे. सो ऑप्शन डी, एम एन रॉय इज हेयर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 4. अब जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. ऑप्शन 1, option number first is mutiny in Indian Royal Navy. Option second, Quit India movement launched. Option third, round table conference. Second round table conference, sorry. What is the correct chronological sequence of the above events? आपको एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल अकाउंट देना होगा, यानी कि आपको पहले बताना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ एंड फाइनली लास्ट में कौन सा इवेंट, यानी कि आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस बताना है इन इवेंट्स का. कौन कौन से इवेंट्स? म्यूटनी इन इंडियन रॉयल नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं. आपके सामने ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा होगा. ऑप्शन ए इज हेयर 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 3 2 1, and option D 3 1 2. The correct answer to your question is option number C. Option C is the correct answer to this question 3 2 1. यानी कि पहले देखिए, पहले सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ. ये कब हुआ? वेट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ दिसंबर 1931 में. ये हुआ था सितंबर टू दिसंबर 1931 हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था ऑन 8th of August. रिमेंबर दीज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. ऑन 8th of August 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था. एंड फाइनली म्यूटिनी इन इंडियन रॉयल नेवी, या जिसे रिन म्यूटिनी कहा जाता है, ये हुआ था फेब 1946 में. कहाँ पे? बॉम्बे हार्बर पे ये रिन म्यूटिनी हुआ था. सो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, एंड फाइनली लास्ट में हुआ था म्यूटिनी इन इंडियन रॉयल नेवी. सो ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. उसके बाद coming on to the question number 6 is here the Rowlatt Act aimed at. Option A, compulsory economic support to war effort, imprisonment without trial and summary procedures for trial, suppression of the Khilafat movement, and D, imposition of the restrictions on freedom of press. I hope कि आपने correct option टिक कर लिया होगा. The correct answer to this question is option B, imprisonment without trial and summary procedures for trial. देखिए, ये जो रॉवलेट एक्ट था 1919 में पास किया गया. देखिए, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी एक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे इंडिया में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसी में डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक लॉ पास करें जिससे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं हम रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक गैदरिंग्स पे, मीटिंग्स पे, सेशंस पे, जिससे हम इम्पोज कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस. और उसके चलते गांधी जी ने ये डिसाइड किया था कि एक ऑल इंडिया स्ट्राइक होगा, लेकिन वायलेंस होने के कारण गांधी जी ने बाद में ये डिसाइड किया कि रॉवलेट सत्याग्रह को वापस लिया जाए, विड्रॉ किया जाए. एंड रॉवलेट एक्ट का एम यही था कि इंडियन यूथ कुड बी अरेस्टेड विदाउट एनी फॉर्मल क्राइम, विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल, imprisonment of Indian youth. This was aim of Rowlatt Act of 1919. This is the answer to your question number 6. So option B is the right answer, is the correct answer to your question number 6.
Coming on to question number 7, where was the first session of Indian National Congress held in December 1885? Ahmedabad, sorry. Option A, Ahmedabad. Option B, Bombay. Option C, Calcutta. And option D, Delhi. Here I want to give you a brief detail about Indian National Congress, जो कि 1885 में it was established during the time of उसके उस टाइम पे लॉर्ड डफरिन थे. लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ इन 1885 एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस टाइम थे लॉर्ड क्रॉस. इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय A.O. ह्यूम थे जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. एंड ह्यूम ने क्या किया, उन्होंने इनवाइट किया तमाम जो इंडियन लीडर्स थे एंड ब्रिटिश लीडर्स थे, उनको शिमला पे एक मीटिंग उनकी बुलाई एंड प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन. और उसके बाद दादाबाई नेहरू जी ने इसका नाम चेंज किया टू इंडियन नेशनल कांग्रेस. कांग्रेस का मतलब ही है कि असेंबली ऑफ पीपल. कांग्रेस मीन्स असेंबली ऑफ पीपल. असेंबली ऑफ पीपल यानी कि लोगों का इकट्ठा होना, इसका मतलब है कांग्रेस. आई एम गिविंग यू ए ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे ये बना. एंड उसके बाद क्या हुआ कि इसकी पहली जो मीटिंग होने वाली थी वो होने वाली थी पूना में, लेकिन कुछ वहाँ पे कुछ बीमारी आउटब्रेक होने के कारण इसको शिफ्ट कर लिया गया बॉम्बे. तो पहली जो मीटिंग हुई किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इन दिसंबर 1885. दिस वाज फर्स्टली इट वाज प्रपोज्ड एट पूना, लेकिन वहाँ पे बीमारी के आउटब्रेक होने के बाद ये शिफ्ट किया गया कहाँ, बॉम्बे में. और पहली मीटिंग में ओनली 72 पार्टिसिपेंट्स वर देयर. खाली 72 पार्टिसिपेंट्स थे. एंड जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे और पहली मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे वो थे W.C. बैनर्जी. W.C. बैनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने प्रेजाइड किया था ये मीटिंग. एंड ह्यूम को लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था इसी सेशन में जो बॉम्बे में हुआ. उनको A.O. ह्यूम को लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस बनाया गया था. सो ऑप्शन बी, बॉम्बे, इज द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 7. Coming on to question number 8, who among the following wrote the poem सुबह आज़ादी? सुबह आज़ादी को किसने लिखा था? ऑप्शन ए, साहिर लुधियानवी. सॉरी, ऑप्शन ए इज हियर साहिर लुधियानवी. ऑप्शन बी, फैज़ अहमद फैज़. ऑप्शन सी, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल. एंड ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. The answer to this question is option number B, फैज़ अहमद फैज़. फैज़ अहमद फैज़ ने इस पोइम को लिखा था, किसको, सुबह आज़ादी को, इन 1947. 1947 में उन्होंने सुबह आज़ादी लिखा था उर्दू लैंग्वेज में. किस में, उर्दू लैंग्वेज में. आई होप दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेज MCQ सेशन. आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत ही यूज़फुल लगा होगा आपके लिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि साथ साथ MCQs करने के साथ साथ आपका जो आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाएगा. आपको एक रिवीजन करने का एक और चांस यहाँ पे मिल रहा है. आप रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी आंसर बन जाता है आपके MCQ का, आपके क्वेश्चन का, मैं एक ओवरव्यू दे ही देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है. एंड दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज MCQ सेशन, जिसमें हमने टोटल 8 क्वेश्चंस किए. एंड 8, आई होप कि आपको आज के 8 ये कॉन्सेप्ट्स अब क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.